लीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मेरी नई नस्लों और यहाँ मौजूद बुज़ुर्गों, ये जो टॉपिक है मीडिया का मौजूदा लोकतांत्रिक जो पूरा वर्ल्ड है उसमें उसकी भूमिका, उस पर बातचीत होनी है। एक वक्त था मीडिया का मतलब प्रिंट मीडिया था, हम कलम के जरिए जो लिखा जा रहा था और जो छप रहा था उसे मीडिया कहते थे। दौर बदला, प्रिंट मीडिया की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली, अखबारों की जगह स्क्रीन ने ले ली। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक और बदलाव आया कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता, अपनी कबूलियत खो दी और धीरे धीरे सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगियों में आया। आज जो हमारे पास डेटा है वो ये बताता है कि हिंदुस्तान में खास तौर से 536 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। 536 मिलियन, 536 मिलियन, 463 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। जो हमारे पास डेटा है वो ये है कि 385 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 373 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं और सिर्फ 27 मिलियन लोग हैं जो ट्विटर यानी कि एक्स यूज करते हैं। हम इस कमरे में बैठ के क्या बोल रहे हैं और ये अगले 1 मिनट के बाद दुनिया के किस हिस्से में क्या बता करके दिखाया जाएगा, न इस पे हमारा आपका कोई कंट्रोल है, ना सरकारों का कोई कंट्रोल है। इसलिए सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों में आने के बाद जितना आसानी हुई है उतने ही खतरे भी बढ़े हैं। हमें बहुत खुली आंखों से दुनिया को देखना पड़ेगा। कभी किसी ने कहा था कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे, शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं शुरू करेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। और यह हुआ है, हम सब इस बात के गवाह हैं। किस तरह से झूठ दुनिया के सामने परोसा जाता है और हम कितने असहाय देखते हैं दुनिया को, कितने बेबस होकर के देखते हैं। अदीब साहब अभी फ्लाइट का किस्सा आपको सुना रहे थे। हम लोगों के सामने ही ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। मैं खुद अपने बारे में कभी कभी यूट्यूब पे ऐसी ऐसी न्यूज देखता हूं, मुझे लगता है ये कब हुआ, मुझे भी इल्म नहीं होता उसका। ऐसा ऐसा झूठ ऐसी ऐसी मतलब जोरदार आवाज में परोसा जा रहा है। आप इन दिनों कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनकी हेडिंग्स उठा के देखिए, उनके थंबनेल उठा के देखिए, तो आपको लगेगा कि ये कब हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। लेकिन झांकना तो हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने मीडिया की पढ़ाई की है, इसलिए मैंने डिप्लोमा किया है। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट के लबों पे झूठा तबस्सुम सजाए बैठे हैं, अंधेरे खौफ उजालों से खाए बैठे हैं, जमाना चांद सितारों की सैर करने लगा, मियां जमीन पे चादर बिछाए बैठे हैं। तो झांकना तो हमें अपने गिरेबान में पड़ेगा। यहां तमाम उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग, उर्दू की बात आएगी तो हमें लगेगा कि हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। लेकिन आप में से कितने लोग हैं, हम सहित कितने लोग हैं जो सुबह उर्दू का एक अखबार खरीदते हैं? नहीं खरीदते। उर्दू की अगर कोई वेबसाइट हो, उर्दू का अगर कोई यूट्यूब चैनल हो तो हमने सब्सक्रिप्शन लिया है? नहीं लिया, क्योंकि हम 2 रुपए का भी मदद के तौर पे 2 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। चैनल्स चल कैसे रहे? आज के दौर में किसी भी टीवी चैनल का बिना सरकारी विज्ञापनों के चल पाना इम्पॉसिबल है। जब हजारों हजार करोड़ों करोड़ रुपए सरकारों से विज्ञापन लेगा मीडिया, तो जाहिर सी बात है वो जो गुणगान उसे करना होगा वो करेगा। वो तो पैसे का असर है जो गुणगान कर रहा है, लेकिन जो अंदर भक्ति है, वो पैसा और भक्ति दोनों जब मिल रही है। मुझे याद है कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के देश की पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे माथा टिकाया था। आप सब ने देखा होगा, 2014 की बात है। तब सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा हमारी जिंदगियों में नहीं आया था। प्रिंट मीडिया का भी थोड़ा बहुत असर बचा था। जो प्रिंट मीडिया को समझते हैं वो लोग जानते हैं कि जो फ्रंट पेज पे या फिर अंदर के पेजेस पे जो फोटोज छपती हैं उनका एक कॉलम होता है। उस कॉलम में लाखों कॉपियां छप रही हैं, तो स्याही की क्वांटिटी और उसका खर्च बहुत मायने रखता है।
तो मुझे उस दिन याद है कि अमर उजाला ने जब नरेंद्र मोदी जी की वो तस्वीर छापी थी संसद की सीढ़ियों पे सजदा करते हुए, तो फ्रंट पेज पर कॉलम तोड़ के छापी थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। न जाने कितने लाख रुपए की स्याही एक्स्ट्रा लगी होगी, लेकिन वो अंदर एक जो इनबिल्ट है ना, वो विज्ञापन अपनी जगह है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप कहां खड़े हैं और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका हिस्सा क्या है, आप मैटर भी करते हैं या नहीं करते हैं। यह बात हम सारे लोगों को समझनी पड़ेगी। यहां मेरे सामने, मैं वहां बैठा था तो मैं देख रहा था कि शहीद मौलवी बाकर अली साहब की तस्वीर लगी है यहां पर, मोहम्मद बाकर साहब की। हम सारे लोग यहां पर बैठ करके गणेश शंकर विद्यार्थी, मैं प्रेस क्लब में खड़ा हूं, हम सारे लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में बात करते हैं। देश में पत्रकारिता और सहाफत की बात चलती है तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कुर्बानियां जरूर याद करते हैं। वो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हो, प्रिंट मीडिया, लेकिन इस देश में बहुत कम लोग होंगे जिनको मौलवी बाकर साहब की जिंदगी, उनका संघर्ष, उनकी कुर्बानी किसी को शायद ही याद हो। हमने भी अपने आइकॉन तो भुला दिए ना, हम उनको सेलिब्रेट ही नहीं करते। हम दूसरों पे कितना भी इल्जाम लगा लें, हमें अपने गिरेबान में तो झांकना पड़ेगा। हमें याद है क्या कि 1857 की जंग के बाद पहले सहाफी थे, पहले पत्रकार थे जिनको कैप्टन हडसन ने दिल्ली गेट के सामने तोप से उड़वाया था, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने अखबार में छाप रहे थे, न्यूज खबरें छाप रहे थे। हम अपने आइकॉन और अपने जो हीरोज थे न तो उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, हम बस चंद दिन, हमें जो हीरोज चाहिए वो मौजूदा वक्त में काम करते हुए लोग नहीं चाहिए, हमें सूली पे लटके हुए लोग चाहिए। तब हमें लगता है कि ये आदमी बड़ा काम किया इसने। अदीब साहब की कद्र अभी हमें कम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब चले गए तब दुनिया को पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या थे। ऐसे ही हम में, आप में से जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन बहुत सारे लोगों को एहसास होगा कि नहीं यार, ये तो आज मिल्लत टाइम्स कुछ काम कर रहा है, तब हमें लग रहा है कि हां, मिल्लत टाइम्स जैसे संस्थान ना हो तो सोचिए हालात क्या होंगे। कोई आपके बारे में बात करने को तैयार नहीं। मुझे याद है जब कोरोना का इशू चल रहा था हजरत, मीडिया किस तरह अपने ट्रैप में फंसाता है और हम बाखबर ही नहीं है। मुझे देश के एक बड़े टीवी चैनल से फोन आया कि हम 5 बजे के शो में आपको 1-to-1 आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा टॉपिक क्या है? तो उन्होंने एक सियासी पॉलिटिकल टॉपिक दिया। हमने कहा ठीक है, टॉपिक अच्छा है, इस पे बात करेंगे। 15 मिनट पहले मैंने टीवी ऑन किया और मैंने सोचा कि देखें इनका प्रोमो क्या चल रहा है। तो उनका प्रोमो चल रहा था कि 15 मिनट बाद इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने होंगे और हम बात करेंगे जाहिल जमात पर। आप मीडिया के खेल को समझिए। आपसे कह दिया गया कि टॉपिक यह है, प्रोमो कुछ और चलाया गया। 15 मिनट बाद एक सवाल आपके टॉपिक का होगा और उसके बाद फिर बहस जाकर के वहां जाएगी जहां से मौजूदा हुकूमत हो या जो एजेंडा है उस एजेंडे को फायदा पहुंचे। आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि टीवी चैनलों पे जाकर के जो लोग बैठते हैं, सो कॉल्ड मौलाना हों या फिर सोशल एक्टिविस्ट हों, इनको रोकते क्यों नहीं आप लोग? जाकर के क्यों बेइज्जती करा रहे हैं टीवी चैनलों पे? तो कभी कभी मैं सोचता हूं ये मासूम लोग हैं, ये बहुत खराब भी नहीं है बेचारे, इनको पता ही नहीं कि इनको किस एजेंडे के लिए बुलाया जा रहा है। इनको तो फोन कर दिया जाता है कि आज शाम में शो है और आप आइए, आप टीवी पे दिखेंगे। तो साहब तो इसी बात पे खुश हैं कि अगले 1.5 घंटे हम टीवी पे दिखेंगे। अब वहां आपके नाम पे कौन सा बिल फाड़ा जा रहा है और आपके नाम पे पूरी कम्युनिटी को किस तरह जलील किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार हम भी तो हैं ना। हमारे पास ऐसी कोई मोरल टीम है जो इसे लोगों की मॉनिटरिंग कर सके, उनको रोक सके, उनको कंट्रोल कर सके? हम नहीं रोक सकते, अदीब साहब नहीं रोक सकते, खालिद साहब नहीं रोक सकते। हम सियासी लोग हैं, हम किसी को रोकेंगे तो कहेंगे अरे तो पार्टी का मसला है, तो नहीं चाहते कि हम जाके टीवी चैनल पे दिखें। हम नेता बने ये चाहते ही नहीं। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई तंजीम है? तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है। हम जहां खड़े हैं और जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें, हम आगाह ही नहीं है। सही बात तो यह है, बस हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कुर्बानी देने का वक्त होता है। चिराग अगर दोपहर में जलाओगे तो अंधेरा खत्म नहीं होगा, चिराग खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले तो यह पहचानना है कि आपकी लड़ाई क्या है और उसे लड़ना कैसे है। किसी ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, आपके और बाकी